आई बराबर त्रिभुज के अंदर कौन सा दो कोण बना, अल्फा गामा ना, तो यही आई इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर अल्फा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया, ठीक है ना, ठीक है। ये देखा जाए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आता है परीक्षा में, है बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देख लिया जाए। पहली बात हम सीखेंगे सर, प्रकाश का अपवर्तन। 100 बार बताया गया था कि प्रकाश का अपवर्तन कब, जब हमारे पास दो माध्यम हो तब, और दोनों माध्यम अलग अलग हो। दोनों माध्यम क्या हो, अलग अलग। प्रकाश का अपवर्तन कब, प्रकाश का अपवर्तन कब, जब हमारे पास दो माध्यम हो और दोनों माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। अब यहाँ पर लिखा है सर उत्तल गोलीय पृष्ठ। पहले समझो गोलीय पृष्ठ क्या है। गोलीय पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसको कांच के गोले से काटकर बनाया जाए, कांच के गोले से काटकर बनाया जाए, गोलीय पृष्ठ कहलाता है। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ और दूसरा अवतल गोलीय पृष्ठ। एक उत्तल और दूसरा अवतल, सही बात है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ ना, उत्तल माने होता है उठा हुआ, उत्तल माने उठा हुआ। सर क्या उठा हुआ, आइए देख लिया जाए। उत्तल गोलीय पृष्ठ की परिभाषा समझिए। उत्तल गोलीय पृष्ठ की परिभाषा हमसे कहता है ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तन तल क्या हो, उठाओ। ये मान लिया जाए हमारे पास एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका अपवर्तन तल क्या है सर, उठा है। सही बात है ना बालक। अब आगे देखिए, चाहे हमारे पास उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, चाहे हमारे पास अवतल गोलीय पृष्ठ हो, प्रत्येक पृष्ठ कांच के गोले से काटकर बनाया जाता है। और कांच का गोला कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम। आइए देखिए, अगर ये कांच से काटकर बनाया गया है गिलास, कांच का मतलब गिलास, गिलास का मतलब सर सघन माध्यम। क्यों, क्योंकि गिलास में प्रकाश की चाल सबसे कम है ना। अब आगे देखिए, चाहे हमारे पास उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, चाहे हमारे पास अवतल गोलीय पृष्ठ हो, कहने का मतलब प्रत्येक पृष्ठ के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है, जो बिंदु लिया जाता है उसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पोल कहते हैं। फिर से एक बार ये समझिए, गोलीय पृष्ठ के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं सर, पोल कहते हैं। आइए देखिए, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये मान लिया जाए मेरा क्या है, पोल है। पोल का मतलब ध्रुव है, हाँ कि ना, सही बात है। अब आगे देखिए, अगर इस गोलीय पृष्ठ के लिए मैं गोला बनाऊं, तो गोला जब बनाएंगे बालक ऐसे तो ही गोला बनेगा। फिर से बात देखिए, जब इसके लिए आप गोला बनाएंगे, ये किसी ना किसी कांच के गोले से काट कर निकला है ना, तो जब मैं इसे गोला पूरा बनाऊंगा, इस पृष्ठ के लिए गोला ऐसे तो जाएगा, और जब इस पृष्ठ के लिए गोला ऐसे जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गोले का केंद्र जाएगा ना। तो मान लिया जाए सी सर क्या है, गोले का केंद्र है। किसका केंद्र है, सी गोले का केंद्र है। और परिभाषा देखिए, ये मेरा ध्रुव है, ये मेरा क्या है, गोले का केंद्र है। तो परिभाषा क्या है सर, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। किसको, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये मान लिया जाए गिलास है, सघन माध्यम है। इसके आगे मान लीजिए मेरे पास एयर है। क्या है, एयर। और एयर कैसा माध्यम होता है सर, एयर विरल माध्यम होता है। क्यों सर, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल जबरदस्त होती है, हवा में प्रकाश की चाल जबरदस्त होती है। सही बात है। अब आइए देखिए, हमने कहा बालक इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा कब, जब मुख्य अक्ष पर एक छोटी सी वस्तु हो, और एक छोटी सी वस्तु हो और जो प्रकाश से प्रकाशमय हो। मान लिया जाए सर, इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के ठीको, गलत हो गया, कोई बात नहीं, काट दियो। मैं कहा उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कब, जब इस मुख्य अक्ष पर एक छोटी सी वस्तु हो तब। मान लिया जाए मुख्य अक्ष पर एक छोटी सी वस्तु O है, एक छोटी सी वस्तु O है जो प्रकाश से प्रकाशमय है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सर, मुख्य अक्ष पर छोटी ही वस्तु क्यों, चित्र बन जाए, अभी मैं कारण बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए बालक इस मुख्य अक्ष पर हमने एक छोटी सी वस्तु लिया, और एक छोटी सी वस्तु O लिया या बिंदुवत वस्तु लिया जो प्रकाश से क्या है, प्रकाशमय है। सही बात है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सर, मुख्य अक्ष पर छोटी सी ही वस्तु क्यों, आखिर क्यों। आइए देखिए, अब इसका जवाब दिया जा रहा है। देखिए,
अगर छोटी सी वस्तु अप्रकाश से प्रकाशमय है तो सर जब प्रकाश से प्रकाशमय है तो इससे प्रकाश की किरणें चलेगी और चल करके उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होगी कि नहीं होगी? जी सर। अगर ये छोटी सी वस्तु प्रकाश से प्रकाशित है तो इससे प्रकाश की किरणें चलती है और चल करके उत्तल गोलीय पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। सही बात है। अब यहाँ पर देखा जाए ये प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय पृष्ठ को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं ना कहीं काट रही है। फिर एक बार देखो चित्र में, ये प्रकाश की किरणें जब उत्तल गोलीय पृष्ठ पर गिरती है, जब उत्तल गोलीय पृष्ठ पर गिरती है तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के किसी ना किसी बिंदु पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? जब ये प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है और जिस बिंदु पर आपतित होती है, ये वह कोई मामूली बिंदु नहीं, जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर सर क्यों क्या है? आपतन बिंदु है ना। एक और बात सुनिए, यदि ये मान लिया जाए अगर प्रकाश का अपवर्तन ना होता, क्या ना होता? अगर बाबू प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो गारंटी वारंटी के साथ यही प्रकाश की किरणें सीधे चीरती हुई आर पार निकल जाती कि ना निकल जाती? ये कब? जब प्रकाश का अपवर्तन ना होता तब। अगर मान लीजिए बालक प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो गारंटी वारंटी के साथ यही प्रकाश सीधे चीरता हुआ आर पार निकल जाता कि ना निकल जाता? ऐसा कब होता? जब प्रकाश का अपवर्तन ना होता तब होता। क्योंकि हमारे पास सर दो माध्यम है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। चलिए देखा जाए, देखो जब प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है, जिस बिंदु पे आपतित होती है वही बिंदु हमारा क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। और जहां पर आपतन बिंदु होता है वहां पर हमारा अभिलंब होता है। जहां पर आपतन बिंदु होता है वहां पर क्या होता है? अभिलंब। और अभिलंब कहां से होकर जाएगा सर? अभिलंब गोले के केंद्र से। अभिलंब गोले के केंद्र से। ये मेरा क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ठीक है। अब आइए देखिए, आप ये बताओ OQ प्रकाश की किरण गिलास में है कि हवा में है? सर हवा में है। देखिए OQ प्रकाश की किरण हवा से गिलास में जाना चाहता है कि गिलास से हवा में आना चाहता है? तो चित्र में देखा जाए सर ये प्रकाश की किरणें OQ हवा से किस में जाना चाहती है? हवा से गिलास में। हवा से कहाँ? गिलास में। और कल हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश होती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यही प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाती है। फिर से ये लाइन समझिए, मैं कहा बालक अगर मान लिया जाए प्रकाश का अपवर्तन न होता तो गारंटी वारंटी के साथ ऐसा होता कि यही प्रकाश की किरणें सीधे चीरती हुई आर पार निकल जाती। लेकिन क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास दो माध्यम है और दोनों माध्यम क्या है? अलग अलग। पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम गिलास है। और क्योंकि प्रकाश की किरण कहां से कहां जाना चाहती है? क्योंकि प्रकाश की किरण सर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहती है ना। और कल हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यही प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। आइए झुका दिया जाए, थोड़ा सा प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। आइए झुका दिया। इसी प्रकाश की किरण को जो मैं मिटा रहा हूं उसी को थोड़ा सा अभिलंब की तरफ हमने क्या कर दिया? झुका दिया। आया? ठीक है ना। झुका दिया। अभिलंब की तरफ क्या कर दिया? थोड़ा सा हमने झुका दिया। चलिए देखिए, ये कौन सी किरण है? आ रही है जो आए आपतित किरण। और ये वाली प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये मेरी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये वाली आपतित किरण है और ये वाली अपवर्तित किरण है। आइए देखिए सर, बाबू आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसको मैं बाद में बताता हूँ। फिर एक बार देखिए, अगर बालक अपवर्तित किरण को मैं आगे की तरफ बढ़ाता चला जाऊं, किसको? अपवर्तित किरण को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, अम्मुक अक्ष को भी आगे की तरफ बढ़ाऊं, क्या कहीं मुलाकात होगी? क्या एक दूसरे को कहीं काटेगा? ना काटेगा, ना कभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हमको हर कीमत पे वस्तु का क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। अब देखिए, अगर मैं अपवर्तित किरण को आगे की तरफ बढ़ाऊं, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो क्या एक दूसरे को कहीं काटेगा? ना कहीं काटेगा, ना कभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। ठीक है ना। तो बाबू इस वस्तु ओ का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करने के लिए? ओ का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसी अपवर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। किस किरण को? इस अपवर्तित किरण को क्या करते हैं? पीछे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जब हम अपवर्तित किरण को बच्चा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटती है और जहां पर काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा एक मिनट रुको एक मिनट, बोलिए।
अगर मैं बालक अपवर्तित किरण को आगे की तरफ बढ़ाऊं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाऊं तो कहीं एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा, ना कहीं काटेगा ना कभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ये चाहते हैं बालक वस्तु O का प्रतिबिंब बनाया जाए। तो वस्तु O का बाबू प्रतिबिंब बनाने के लिए इसी अपवर्तित किरण को पकड़कर हमने पीछे की तरफ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया? इसी अपवर्तित किरण को पकड़कर हमने पीछे की तरफ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब अपवर्तित किरण जबरदस्ती काम किया जा रहा है ना, इसलिए डाटेड, इसलिए क्या डाटेड, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है ना। और जब अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटता है, और जहां पे काटता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। आई फॉर इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब, ठीक है ना। जब हम अपवर्तित किरण को बालक पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटता है, और जिस बिंदु पे काटता है वही बिंदु इसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो आई क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। आई का मतलब इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। अब आगे देखिए सर, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, पता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है, किसके किसके बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसको इस माला से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण, जिसको इस माला से क्या करते हैं, प्रदर्शित। वहीं पर अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण, जिसको इस माला से क्या करते हैं, प्रदर्शित। अच्छा ये बताओ बालक, किस किरण को मैं पीछे की तरफ बढ़ाया हूं, आपतित को कि अपवर्तित को? सर अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। तो बाबू ये भी तो अपवर्तित किरण है। जी सर, अगर ये भी अपवर्तित किरण है और ये मेरा क्या अभिलंब, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनेगा वो मेरा आर नहीं होगा। जी सर होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जहां पर बालक दो रेखाएं मुलाकात करती हैं, कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं, कुछ ना कुछ कोण बनाती हैं। मान लिया जाए ये एंगल मेरे पास अल्फा है, मान लिया जाए ये एंगल हमारे पास बीटा है, और ये मान लीजिए मेरे पास एंगल क्या है, गामा है, ठीक है ना। जहां पर दो रेखाएं मुलाकात करती हैं, कुछ ना कुछ कोण बनाती हैं। मान लिया ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा। और एक बात सुनिए, सभी दूरियां पोल से नापी जाती है। पोल का मतलब ध्रुव से, पोल का मतलब ध्रुव से। सभी दूरियां पोल से नापी जाती है। इसमें वस्तु कौन है, सर O है, उसका प्रतिबिंब कौन है, सर I है। और 100 बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सभी दूरियां अगर पोल से नापेंगे तो वो वस्तु है ना, वस्तु की दूरी को किस में नापा जाता है सर, वस्तु की दूरी को U में नापा जाता है। सही बात है, उसका प्रतिबिंब I है, इसलिए प्रतिबिंब को किस में नापेंगे, प्रतिबिंब को V में नापेंगे। V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब वस्तु की दूरी। और ये PC क्या है सर, PC गोले की त्रिज्या है। PC क्या है, गोले की त्रिज्या है। और U किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। I क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। सब दूरी कहाँ से नापेंगे सर, पोल से नापेंगे। कहाँ नापेंगे, पोल से या ध्रुव से नापेंगे। आइए देखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन था सर, उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए मुख्य अक्ष पर छोटी ही वस्तु लिया जाता है। क्यों, वजह सुनिए। छोटी वस्तु इसलिए लिया जाता है ताकि मेरा आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटा हो। फिर से बात सुनिए, मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु या छोटी वस्तु इसलिए लिया जाता है ताकि आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण आर का मान भी क्या है, छोटा है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी आ जाए, ठीक है ना। और एक कारण है वो भी सुन लो। देखिए, गोलीय पृष्ठ है ना, बोलो, गोलीय पृष्ठ है ना, तो गोलीय पृष्ठ का जो व्यास होता है, क्या त्रिज्या नहीं, मैं व्यास की बात कर रहा हूं। गोलीय पृष्ठ का व्यास जो भी होगा, गोलीय पृष्ठ का व्यास और गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है, मतलब छोटा होता है। गोलीय पृष्ठ का व्यास और द्वारक छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है। छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब एकदम क्या बनता है, स्पष्ट बनता है, ठीक है ना। आइए देखा जाए, लिखेंगे आप कापी में, आपतन बिंदु क्यों पर, कौन से बिंदु पर सर, आपतन बिंदु क्यों पर स्नेल साहब के नियम से, स्नेल साहब के नियम से, स्नेल साहब के नियम से। सर स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम कल हमने पढ़ा है। स्नेल का नियम में क्या बताया था कि सर साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक। सही बात है जी सर, एकदम। अभी मैं क्या बताया था कि मुख्य अक्ष पर बिंदुवत वस्तु क्यों,
बिंदुवत वस्तु इसलिए लिया जाता है ताकि साइन आई, कौन आई, साइन आई लगभग इतना छोटा हो कि उसको क्या मान लिया जाए, आई मान लिया जाए, और साइन आर को लगभग बालक क्या मान लिया जाए, आर, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है ना। आइए, साइन आई हमारे पास सर आई के बराबर है, सही बात है, और साइन आर लगभग क्या है, आर है, और इज इक्वल टू क्या, एन है, सही बात है ना। तिर्यक गुणा लगाइए तो सर निकल के आएगा आई बराबर क्या, एन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब हमको करना क्या है, हमको केवल आई का मान और आर का मान निकाल करके समीकरण नंबर स्टार में रख देना है, डेरिवेशन हो गया है। ठीक है ना। आइए निकाल दिया। ये देखो, पहले आपने ये त्रिभुज देखा, सर कौन सा त्रिभुज, क्यू ओ सी, देखा त्रिभुज क्यू ओ सी। अगर ना देखो तो मैं दिखा दे रहा हूँ बना के अलग से, देखो छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो। यही तो है ना बालक, क्यू ओ सी, सही बात है ना। थोड़ा अकल में बात लाइए, ओ क्यू क्या है, आपतित किरण है कि अभिलंब है कि अपवर्तित किरण है। सर ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपतित किरण है। कौन किरण है, आपतित किरण है। क्यू सी क्या है, चित्र में देखिए, क्यू सी अभिलंब है ना, क्यू सी मेरा क्या है बच्चा, अभिलंब है ना। अभी हमने पढ़ा है आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण, जिसको स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित। चित्र में देख लो, यही तो मेरा ओ क्यू है, यही मेरा क्यू सी है। कितना कोण है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, आई ये तो है, आई हमने लिख दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण बच्चा कितना दिया है, चित्र में देखो सर अल्फा दिया है, सही बात है। ये वाला कोण कितना दिया है सर, गामा दिया है, सही बात है। तो लिखेंगे आप कॉपी में, त्रिभुज क्यू ओ सी में बहिष्ठ कोण परमे से, बहिष्ठ कोण परमे से, बहिष्ठ कोण परमे क्या है, बहिष्ठ कोण हमसे कहता है किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको मैं अपने शब्दों में बताऊं, किसी त्रिभुज का बाहर वाला कोण आई है कि अल्फा है कि गामा है, सर बाहर वाला कोण क्या है, आई है। तो किसी त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण होता है, बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर जो दो कोण बनता है उसी के योग के बराबर होता है, उसी के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो त्रिभुज के बाहर वाला कोण कौन है, आई है कि अल्फा है कि गामा है, सर कौन सा कोण बाहर है, आई है ना। तो आई बराबर त्रिभुज के अंदर कौन सा दो कोण बना, अल्फा गामा ना। तो यही आई इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर अल्फा प्लस गामा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखा जाए। अब हम पुनः देखेंगे त्रिभुज क्यू आई ओ, क्या चित्र में देखा, क्यू आई ओ। आइए यहाँ पर देख लिया जाए, छोटा सा मैं आप लोगों को समझाने के लिए बालक बना दूं, देखिए बहुत शानदार समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो बच्चा, यहाँ पर क्यों है ना मेरे पास, ये जी सर, यहाँ पर क्या है सर, आई है, सही बात है, यहाँ पे ओ है, हुकारी भरिए। ये बालक क्या है, चित्र में कौन सा कोण है, सर बीटा है, आई एम राइट, जी सर बीटा है। ये वाला कोण कौन सा है सर, अल्फा है। क्या ये कोणवा पता है, क्या ये कोण पता है, पता कर लिया जाए, देख लिया जाए सर। ए बाबू, ये कितना है, आई, कितना है, आई, और ये कितना, आर। इतने में से इतना घटाओगे इतना नहीं आएगा, इतना आई है ना, आई में से आर घटेगा, आई में से आर घटेगा तो ये कितना आएगा सर, ये एंगल निकल के आएगा क्या, ऊपर लिख दे रहा हूँ, आई माइनस आर। सहमति है, एकदम सहमति है, ठीक है। तो ये कोण कितना निकल के आया, आई माइनस आर। फिर वही पुराना नियम लगाइए, त्रिभुज का बाहर वाला कोण कौन है, अल्फा है, बीटा है कि आई माइनस आर, सर बाहर वाला कोण अल्फा है ना। तो नियम लगाओ, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण का मतलब बाहर वाला कोण कौन है, अल्फा। तो अल्फा किसके किसके बराबर है, आई माइनस आर प्लस बीटा के, आई माइनस आर प्लस बीटा। क्या ये बात समझ में आया। अब आगे देखिए, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण का मतलब बाहरी कोण जो त्रिभुज के अंदर जो दो कोण बना उसी के योग के बराबर होता है। ए बाबू, ये एंगलवा आई माइनस आर है, ये कोण आई माइनस आर है, चित्र में देख लो, आई माइनस आर है, आई माइनस आर है, ठीक है ना। आइए देखिए बालक, अल्फा बराबर आई, अल्फा बराबर आई, आई का मान देखो ये है, आई का मान कितना है सर, अल्फा प्लस गामा आया, माइनस आर प्लस बीटा कहिए जी सर, प्लस अल्फा पक्षांतर होगा ना,
तो ये माइनस अल्फ़ा नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। गामा माइनस आर प्लस बीटा, आई एम राइट। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा, 0 आया, 0 बराबर कितना सर, गामा माइनस आर प्लस कितना सर, बीटा, है ना। माइनस आर को बालक आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस आर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस की प्लस सर, प्लस, तो आर बराबर क्या, आर बराबर आएगा सर गामा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतना बात एकदम सही है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आई का मान निकल आया, कहिए जी सर। आर का मान निकल आया, कहिए जी सर। आई आर का मान समीकरण नंबर स्टार में रख दिया जाए। देखेंगे बालक, समीकरण नंबर स्टार से, किससे, स्टार से। स्टार क्या है, आई है ना। आई कितने के बराबर है, अल्फा प्लस गामा। आई को यहाँ से हटाइए, हटा के क्या रख दिया जाए, अल्फा प्लस क्या, गामा, बराबर एन है ना, एन है, एन अपवर्तनांक है, एन, फिर आर, आर का मान कितना है सर, गामा प्लस बीटा। एकदम सही बात है, गुणा लगा लिया जाए। देखिए अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें लगाइए एन गामा, इसका गुणा इसमें लगाइए एन बीटा। एकदम सही बात है। आइए गामा वाला पद एक तरफ किया जाए, ये प्लस उसको उठा के उधर कर दीजिए तो आएगा अल्फा माइनस एन बीटा बराबर, ये मेरे पास एन गामा है ना सर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कहिए जी सर, क्या कॉमन है, अल्फा माइनस एन बीटा इज इक्वल टू सर कॉमन है गामा, गामा कॉमन है ना, एन माइनस 1। इसको हमने बना दिया बालक डबल स्टार। आगे देखा जाए, ये अल्फा बीटा गामा दिया हुआ चीज़ है कि माना हुआ चीज़ है सर, माना हुआ चीज़ है ना। अल्फा बीटा गामा माना हुआ चीज़ है, जो चीज़ मानी जाती फिजिक्स में, ठीक है, उसका मान भी निकाला जाता है। क्या किया जाता है, उसका मान भी निकाला जाता है, उसका मान भी निकाला जाता है। आइए निकाल दिया जाए, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल दिया जाए। चलिए देखिए, प्रत्येक बालक ध्यान से समझेगा। चित्र यहाँ जगह कम है तो चित्र बना के नहीं समझाऊंगा, इसी में समझ लिया जाए, ठीक है ना। क्या आपने त्रिभुज क्यू ओ पी देखा, ये वाला देखा ना, त्रिभुज क्यू ओ पी में देखा, हाँ देखा सर। पढ़े होगे सर, कोण बराबर चाप अपान क्या सर, त्रिज्या, पढ़े हो ना, कोण बराबर चाप अपान त्रिज्या। देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में देखा जी सर, देखा, ये देखा ना, हाँ सर देखा। कोण क्या है, अल्फा है। कोण के सामने वाली जो भुजा वो मेरी चाप है, चाप क्या है, पी क्यू। त्रिज्या का मतलब दूरी, दूरी पी से लेके ओ तक कितना है सर, यू है ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण कितना है, तो कोण बाबू अल्फा है, सही बात है। चाप क्या है, चाप मेरे पास पी क्यू है। त्रिज्या का मतलब दिमाग में ये ना सेट है कि त्रिज्या का मतलब है, त्रिज्या का मतलब दूरी है। दूरी कितना है, पी से लेके ओ तक की दूरी क्या है सर, पी से लेके ओ तक की दूरी क्या है सर, यू है। आया, इसी प्रकार हम निकालेंगे क्यू आई पी में, क्यू आई पी में कोण कितना है सर, बीटा है। कोण बराबर चाप वही तो रहेगा पी क्यू, है ना। त्रिज्या का मतलब दूरी, तो पी से लेके आई तक की दूरी क्या है, पी से लेके आई तक की दूरी क्या है सर, वी है ना। देख लो, पी से लेकर के आई तक की दूरी क्या है सर, वी। आइए, वी हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए, कौन से त्रिभुज में, ये वाला है ना, देखा ना। त्रिभुज पी सी क्यू में कोण कितना है सर, कोण कितना है सर, कितना है, गामा है। नियम लगाया, गामा बराबर है ना पी क्यू, कोण बराबर चाप, चाप पी क्यू तो है, पी क्यू अपान त्रिज्या का मतलब दूरी, त्रिज्या यहाँ दूरी कितना दिया है, आर, है ना। एक बात और ध्यान से सुनिए, जो दूरी पृष्ठ के सामने दी हो, पृष्ठ के सामने दी हो, फिर से एक बार सुनिए, जो बालक दूरी पृष्ठ के सामने दी होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो दूरी पृष्ठ के पीछे होती है वो धनात्मक होती है। जैसे u और v पृष्ठ के सामने है, इसलिए ये क्या रहेगा सर, माइनस,
आर पृष्ठ के पीछे, इसलिए क्या रहेगा धनात्मक। यहाँ पे मैं माइनस कर दिया सर, क्यों? क्योंकि यू कहाँ है? पृष्ठ के एकदम सामने। ये भी माइनस कर दिया सर, क्यों कर दिया? क्योंकि पृष्ठ के कहाँ है? सामने। आर को मैं प्लस कर दिया सर, क्यों कर दिया? क्योंकि ये दूरी पृष्ठ के कहाँ है? पीछे है। यहाँ तक हो गया, एकदम सही बात है। जान गए होगे सर ये माइनस क्यों? क्योंकि पृष्ठ के सामने है। सर ये प्लस क्यों? पृष्ठ के पीछे है। चलिए ठीक है। अब यही मान अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर डबल स्टार में क्या कर दिया? रख दिया। यहाँ भी लिखेंगे, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ, जगह कम है। समीकरण नंबर डबल स्टार से, कौन स्टार से? डबल स्टार से। आइए देखिए, अल्फा है ना यहाँ पर, है ना, है अल्फा की वैल्यू क्या है सर? पी क्यू अपान माइनस यू। डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अल्फा का मान कितना सर? यहाँ अल्फा है, अल्फा का मान कितना है मेरे पास? पी क्यू अपान में माइनस यू आया, ठीक है। माइनस एन में कोई छेड़खानी नहीं। बीटा है ना यहाँ पर, बीटा का मान कितना निकाले हो? पी क्यू अपान में माइनस बी, सही बात है एकदम। फिर क्या है बाबू? बराबर के बाद गामा है ना, गामा का मान देखो निकला है। पी क्यू अपान में क्या सर? आर है ना, और यहाँ पर है n-1 आया। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये माइनस माइनस प्लस होगा, सही बात है, समझ में आया। ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। ई माइनस को मैं खत्म किया तो ई माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस आया। अब यहाँ से पी क्यू कॉमन हो जाएगा ना, और कॉमन होकर के पी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। काम खुद करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पी क्यू कॉमन हुआ कि ये चीज़ सर, जब पी क्यू कॉमन होगा तो पी क्यू से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो मैं ऐसे काट दिया, कोई समस्या, ठीक है ना। तो पी क्यू कॉमन हुआ तो यहाँ बचा कितना सर? -1 अपान में यू प्लस n अपान में v बराबर n-1/r। इसी को और ढंग से लिख दिया जाए, कैसे? n अपान में v माइनस 1 अपान में u बराबर n-1/r। यही इसका डेरिवेशन है। इससे बहुत कुछ निष्कर्ष भी है, वो भी बाद में देख लेंगे। कोई समस्या हो तो बताइए।